हेलो गाइस, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 71 से क्वेश्चन नंबर 80 तक। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। और इस वीडियो को लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर वाइडली यूज्ड फॉर एल्गे कंट्रोल। यहाँ पर 4 कंपाउंड दिए गए हैं और आपको पूछा गया है कि कौन से कंपाउंड का यूज़ वाइडली किया जाता है, ठीक है, कॉमनली या प्रोबेबली सबसे ज़्यादा कौन से कंपाउंड का यूज़ किया जाता है। 4 कंपाउंड यहाँ पर दिए गए हैं: सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। तो हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, कौन सा कंपाउंड का हम यूज़ करेंगे एल्गे को कंट्रोल करने के लिए और क्यों करते हैं उसका यूज़, ये भी देख लेंगे। कॉपर सल्फेट और ब्लू स्टोन इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एल्गे ट्रीटमेंट्स। जो कॉपर सल्फेट होता है, जिसको ब्लू स्टोन के नाम से भी जाना जाता है, उसका यूज़ हम करते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है एल्गे ट्रीटमेंट के लिए या एल्गे को कंट्रोल करने के लिए। क्यों करते हैं? क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स अवेबिलिटी एंड लो कॉस्ट। ये आसानी से मिल जाएगा और इसकी कॉस्ट भी कम होती है, ठीक है, ये सस्ता होता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। सेकेंड, एक और तरीका होता है एल्गे को कंट्रोल करने के लिए। कैसे कंट्रोल करेंगे? फ्लोटिंग प्लांट्स सच एस लिलीज एंड लोटस, ठीक है, लिलीज और लोटस का भी यूज़ कर सकते हैं। ये फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, इनका यदि हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है, ये शेड प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड शेड एंड रिड्यूस डायरेक्ट सनलाइट इन द पॉन्ड टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ एल्गे। तो जो डायरेक्ट सनलाइट जो वाटर में आती है, ठीक है, उसको ये कंट्रोल करते हैं, सनलाइट को डायरेक्ट नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फ्लोटिंग प्लांट्स होंगे, जिससे कि एल्गे की जो ग्रोथ होती है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने 2 मेथड को डिस्कस किया। एक तो कंपाउंड का यूज़ करके हम कंट्रोल कर सकते हैं एल्गे की जो ग्रोथ हो रही है उसको, और एल्गे की ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सकता है फ्लोटिंग प्लांट की सहायता से। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 आंसर इज बी, कॉपर सल्फेट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, एक्टिवेटेड कार्बन इज यूज्ड फॉर। एक्टिवेटेड कार्बन का यूज़ किसके लिए किया जाता है? तो हम देख लेते हैं एक्टिवेटेड कार्बन कहाँ से मिलता है और उसका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है। पहले हम देखते हैं एक्टिवेटेड कार्बन कहाँ से मिलेगा हमें। एक्टिवेटेड कार्बन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कार्बोनेशियस सोर्स मटेरियल्स सच एस कोकोनट्स, नट शेल्स, कोल, पीट एंड वुड। तो इतनी यहाँ पर दिए गए हैं, इन सोर्स से एक्टिवेटेड कार्बन प्रोड्यूस किया जाता है। कोकोनट से, नट शेल, कोल, पीट और वुड, इनसे क्या किया जाता है? एक्टिवेटेड कार्बन का प्रोडक्शन किया जाता है, एक्टिवेटेड कार्बन बनता है। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है एक्टिवेटेड कार्बन का? एक्टिवेटेड कार्बन इज यूज्ड टू प्यूरिफाई लिक्विड्स एंड गैसेस। लिक्विड और गैस दोनों को प्यूरिफाई करने के लिए का एक्टिवेटेड कार्बन का यूज़ किया जाता है। इन अ वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग म्यूनसिपल ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, ये एक लिक्विड हो जाएगा, क्योंकि जो एक्टिवेटेड कार्बन है उसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? लिक्विड और गैस को प्यूरिफाई करने के लिए। म्यूनसिपल ड्रिंकिंग वाटर है, उस ये भी एक लिक्विड होगा, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, वाटर क्या होगा? लिक्विड होगा। तो इसका यूज, हम इसको यदि प्यूरिफाई करना है तो एक्टिवेटेड कार्बन का यूज़ करते हैं। फूड एंड बेवरेज प्रोसेसिंग, वहाँ पर भी हम क्या यूज़ करेंगे? एक्टिवेटेड कार्बन का यूज़ करते हैं। ऑडर्स रिमूवल, जो पानी होता है उसका यदि ऑडर्स रिमूव करना है तो एक्टिवेटेड कार्बन यूज़ किया जाता है। और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए भी एक्टिवेटेड कार्बन का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको सभी यहाँ पर जो दिए गए हैं ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर एक्टिवेटेड कार्बन का यूज़ करते हैं लिक्विड और गैस को प्यूरिफाई करने के लिए, और कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो आपको जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑर्डर रिमूवल। यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है इसको, ऑर्डर्स रिमूवल। क्वेश्चन नंबर 72 आंसर क्या होगा? सी करेक्ट होगा, रिमूविंग ऑर्डर्स। जो एक्टिवेटेड कार्बन होता है उसका यूज़ हम क्या करते हैं? वाटर में जो ऑर्डर होती है उसको रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 आंसर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, एज कंपेयर्ड टू कास्ट आयरन पाइप्स स्टील पाइप्स आर। यहाँ पर आपको कंपेयर करना है स्टील पाइप को कास्ट आयरन पाइप से, और बताना है कि जो स्टील पाइप होता है वो हेवियर होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होगा, कॉस्टलियर होगा, या लेस ससेप्टिबल टू कोरोजन। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम देख लेते हैं स्टील पाइप कैसे बनता है, कहाँ से बनेगा, और आयरन पाइप क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आयरन इज अ हार्ड ग्रे मेटल। जो आयरन होता है वो ग्रे कलर का होता है और हार्ड मेटल होता है। एंड हेवियर देन एनी ऑफ द अदर एलिमेंट्स फाउंड ऑन अर्थ।
अर्थ के ऊपर जितने भी मटेरियल अभी तक मिले हुए हैं उन सभी में अगर वेट देखा जाए, हेवी कौन होगा? आयरन मटेरियल। जो आयरन मिला है अभी तक वो सबसे हेवी मटेरियल है ऑन अर्थ। ड्यूरिंग अ प्रोसेस इम्प्योरिटीज आर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम आयरन। जब आयरन को प्राप्त किया जाता है तो उस समय क्या करते हैं, उसकी इम्प्योरिटीज या स्लैग को रिमूव कर देंगे आयरन की, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टील में। और वो क्या बन जाएगा? स्टील बन जाएगा। तो इतना ही डिफरेंस है आयरन और स्टील में। आयरन क्या होगा? आयरन एक रॉ मटेरियल है, कच्चा मटेरियल है, और उससे इम्प्योरिटीज यदि हम हटा देते हैं तो वो स्टील में कन्वर्ट हो जाता। दिस कन्फर्म डेट स्टील इज एन एलॉय। ठीक है, स्टील एक मिश्रण होगा। वेयर एज आयरन इज एन एलिमेंट। द मेन डिफरेंस इज, अब यहाँ पर हम मेन डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में क्या होता है। 4% ऑफ कार्बन इन आयरन। आयरन में 4% कार्बन होता है, लगभग 4% होगा। और जो स्टील होता है उसमें 2% कार्बन होता है। कार्बन की मात्रा होती है स्टील में 2%, ठीक है, और जो आयरन होगा उसमें 4% होती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जो कास्ट आयरन होता है वो सस्ता होगा किसके कंपेयर में? स्टील के कंपेयर में। एंड इट हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट, और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। द स्ट्रेंथ ऑफ बोथ कास्ट आयरन एंड स्टील इज ऑल्सो कंट्रोवर्सियल एज समथिंग स्टील इज स्ट्रॉन्गर देन कास्ट आयरन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इनकी स्ट्रेंथ के बारे में यदि जो अभी तक कंट्रोवर्शियल है, ये मतलब बता नहीं पाते हैं कि कास्ट आयरन ज़्यादा मजबूत होगा या स्टील होगा, लेकिन फिर भी यदि कंपेयर किया जाता है तो यदि क्वेश्चन में आता है तो हम क्या कहेंगे कि जो स्टील है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, वो स्ट्रॉन्गर होगा किसके कंपेयर में? कास्ट आयरन के कंपेयर में। द स्ट्रेंथ ऑफ बोथ कास्ट आयरन एंड स्टील इज ऑल्सो कंट्रोवर्सियल एज समथिंग स्टील इज स्ट्रॉन्गर देन कास्ट आयरन। ठीक है, थोड़ा सा जो स्ट्रेंथ यदि होगी स्टील की वो ज़्यादा होगी कास्ट आयरन के कंपेयर में। तो यहाँ अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73। जो स्टील पाइप है वो हेवी तो नहीं होगा, वो लाइट होगा वेट में, किसके कंपेयर में? कास्ट आयरन के कंपेयर में। तो ये तो गलत हो जाएगा। जो कोरोजन है वो भी कास्ट आयरन में कम होती है, तो ये भी गलत होगा। और ये दोनों आंसर जो है बी और सी ये राइट होंगे, लेकिन जो गुप्ता एंड गुप्ता बुक में दिए गए हैं वो आंसर कौन सा करेक्ट होगा? बी है, उसमें स्ट्रॉन्गर दिया गया है। वैसे हम देखेंगे तो स्टील पाइप कॉस्टली भी होता है किसके कंपेयर में? कास्ट आयरन के। जो कास्ट आयरन होता है वो सस्ता होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होगा, लेकिन गुप्ता एंड गुप्ता में बी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 73 आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, द सुटेबल लेआउट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर इरेगुलरली ग्रोइंग टाउन इज। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इरेगुलर टाउन के लिए कौन सा यूज़ करेंगे हम? डेड एंड सिस्टम, ग्रिड आयरन सिस्टम, रेडियल सिस्टम या रिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स हम इन चारों को समझ लेते हैं क्या होते हैं सिस्टम। उससे पहले हम समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, देन हम समझेंगे कितने प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज टू डिलीवर वाटर टू कंज्यूमर विथ अप्रोप्रिएट क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्रेशर। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पर्पस क्या होता है? पानी को डिलीवर करना, पानी को सप्लाई करना कंज्यूमर तक, जो उपभोक्ता होते हैं जो पानी का यूज़ करेंगे उन तक पहुंचाना पानी को, उनकी क्वालिटी पानी की कम ना हो, क्वांटिटी भी सफिशेंट पहुंच जाए कंज्यूमर तक, और प्रेशर भी कम ना हो। इन सभी को ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर तक पानी को डिलीवर करना वो क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाएगा। ये पर्पस होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। द डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स आर जनरली लेड बिलो द रोड पेवमेंट्स। ठीक है, जो पाइप होते हैं वो जनरली कहाँ पर होते हैं? रोड पेवमेंट के नीचे होते हैं। एंड एज सच देयर लेआउट्स जनरली फॉलो द लेआउट्स ऑफ रोड। तो यदि लेआउट की बात की जाती है, यदि कोई सिटी है और वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाना है, तो जो रोड का पैटर्न होगा, जो पहले से रोड बनी हुई है और जिस तरीके से सिटी का डेवलपमेंट पहले से हो चुका है, उसी के अकॉर्डिंग उसी को फॉलो करेगा ये लेआउट। ठीक है, क्योंकि जो लेआउट है वो जो रोड होंगे उसी के नीचे बनाया जाता है, तो उसी को फॉलो करेगा जो रोड का लेआउट है। पहला होता है रिंग सिस्टम। रिंग सिस्टम में क्या होगा? द सप्लाई मेन इज लेड ऑल अलोंग द पेरिफेरल रोड्स एंड सब मेन्स ब्रांच आउट फ्रॉम द मेन्स। तो इसमें क्या होगा? रिंग सिस्टम में जो आउटर रोड होता है, ठीक है, आउटर जो होगा ये पेरिफेरल रोड होगा, वहाँ पर मेन सप्लाई होती है, ये मेन सप्लाई होगी बाहर बाहर, और इस मेन सप्लाई से सब मेन, ये इस तरीके से सब मेन को यहाँ पर ब्रांच हो जाएगी, सब मेन ब्रांच, ये हो जाएगा रिंग सिस्टम। इसको क्या कहेंगे? रिंग सिस्टम। यहाँ पर ये देख सकते हो कट ऑफ वॉल भी दिया गया है, यदि पानी को रोकना है तो इस कट ऑफ वॉल से पानी को रोक भी सकते हैं। जिस
जहाँ पर सप्लाई करना है पानी वहाँ पर हम सप्लाई कर देंगे इस वॉल्व को ओपन करके। तो ये एक टाइप हो जाएगा रिंग सिस्टम। सेकेंड हम देखते हैं रेडियल सिस्टम। रेडियल सिस्टम क्या होता है? द एरिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जोन्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी सिटी होती है, ठीक है, या जो कॉलोनी होगी, उसमें हम अलग अलग जोन में डिवाइड कर देंगे उसको। द वाटर इज पम्प्ड इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर केप्ट इन द मिडल ऑफ ईच जोन एंड द सप्लाई पाइप्स आर लेड रेडियली एंडिंग टूवर्ड्स द पेरीफेरी। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, रेडियल सिस्टम में हम क्या करते हैं, जोन को डिवाइड कर देते हैं। जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हो, रेडियल सिस्टम जो दिया गया है इसको 4 जोन में डिवाइड कर दिया। 4 जोन में डिवाइड करके यहाँ पर मिडिल में हम क्या करते हैं, मेन यहाँ पर मिडिल में रहेगा और मिडिल से हम सप्लाई करते हैं पानी। मिडिल से पानी हम सप्लाई करेंगे रेडियल डायरेक्शन में। पाइप्स आर लेड रेडियली एंडिंग टूवर्ड्स द पेरीफेरी। और वो एंड कहाँ पर होगा, यहाँ पर पेरीफेरी में एंड हो जाएगा। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था रिंग सिस्टम, उसमें क्या था कि मेन जो पाइप थे वो बाहर थे, इसकी पेरीफेरी में थे। लेकिन रेडियल सिस्टम में क्या होगा, इसकी पेरीफेरी में जो पाइप होगा उसका एंड होगा। थर्ड देख लेते ग्रिड सिस्टम। इट इज सुटेबल फॉर सिटीज विथ रेक्टेंगुलर लेआउट वेयर द वाटर मेन्स एंड ब्रांचेस आर लेड इन रेक्टेंगुलर्स। तो फ्रेंड्स जो सिटी वेल डेवलप्ड सिटी है, मतलब रेक्टेंगुलर लेआउट है जिस सिटी का, उस सिटी में हम क्या करते हैं, जो पैटर्न होगा वो भी कैसा होगा, रेक्टेंगुलर पैटर्न होगा लेआउट का, तो उसको हम कहेंगे ग्रिड आयरन। अगर सिटी वेल डेवलप्ड है, लाइन से मकान बने हुए, रेक्टेंगुलर यहाँ पर पैटर्न है मकानों का, तो वहाँ पर सप्लाई भी किस तरीके से होगी, रेक्टेंगुलर पैटर्न में होगी, रेक्टेंगुलर लेआउट होगा, तो वो क्या कहलाएगा, ग्रिड सिस्टम कहलाएगा। यहाँ पर आप फिगर देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ग्रिड आयरन सिस्टम क्या है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेड एंड सिस्टम। इट इज़ सुटेबल फॉर ओल्ड टाउन्स एंड सिटीज़ हैविंग नो डेफिनेट पैटर्न ऑफ रोड्स। तो जो पुरानी सिटी है उनका पैटर्न नहीं होता है, वो किसी कहीं भी एक मकान यहाँ पर होगा तो दूसरा मकान यहाँ पर, मतलब एक अलग अलग जगह पर मकान होंगे और एक सीक्वेंस में नहीं होंगे, वो सीक्वेंस नहीं होगी और रेक्टेंगुलर पैटर्न या किसी तरीके से एक पैटर्न नहीं होगा वहाँ पर कॉलोनी का, ठीक है। तो वो इरेगुलर होंगे, इरेगुलर पैटर्न होगा, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, डेड एंड सिस्टम। यहाँ देख भी सकते हो, यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, तो यहाँ पर इन बिल्डिंग के लिए अलग पाइपलाइन यहाँ पर बिछाई गई है, इसके लिए अलग लेआउट है। तो अलग अलग लेआउट बिछाया जाता है अलग अलग डायरेक्शन में, उनका कोई डेफिनाइट पैटर्न नहीं होता है, तो वो कहलाता है डेड एंड सिस्टम। और यहाँ पर क्या कर देंगे हम, लास्ट में इसको एंड को डेड कर देते हैं, मतलब यहाँ से पानी अब नहीं जा पाएगा, यहाँ पर पानी को रोक देते हैं एंड में, वो कहलाएगा डेड एंड सिस्टम। लेकिन इससे पहले वाले में यदि आप देखोगे, रेडियल सिस्टम में, ग्रिड आयरन सिस्टम में या रिंग सिस्टम जो दिया गया है, उसमें पानी चारों तरफ रोटेट होते रहता है पानी, ठीक है, पानी ये रोटेट होगा, कहीं भी आपको एक भी ऐसा एंड नहीं दिखाई देगा जहाँ पर कि पानी को हम उस एंड से आगे नहीं जाएगा पानी, ठीक है। वॉल्व लगे हुए हैं, लेकिन वॉल्व को ओपन करेंगे तो पानी यहाँ पर फ्लो होने लगेगा, लेकिन डेड एंड सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन आपको पूछा है कि कौन सा लेआउट सुटेबल होगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर इरेगुलर ग्रोइंग टाउन। मतलब यदि जो कोई टाउन है उसका ग्रो कैसा हो रहा है, इरेगुलर, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेड एंड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 74 आंसर ए करेक्ट होगा। और चारों पैटर्न आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन नेक्स्ट इस वीडियो में जो आने वाले हैं वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उससे पहले आप ये चारों, इस वीडियो को पॉज करके, इस वीडियो को रोक कर ये चारों सिस्टम आप पढ़ लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, द लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच वाटर फ्लोस टूवर्ड्स द आउटर पेरीफेरी इज। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसमें कि वाटर फ्लो होता है आउटर पेरीफेरी, टूवर्ड्स, मतलब ठीक है, कहाँ पर फ्लो होगा वो, टूवर्ड्स आउटर पेरीफेरी। तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हमारा रेडियल सिस्टम होगा। क्वेश्चन नंबर 75 आंसर क्या होगा, सी करेक्ट होगा। यहाँ पर हम देख भी सकते हैं, जो रेडियल सिस्टम है इसमें क्या होता है, पानी कहाँ पर फ्लो होता है, टूवर्ड आउटर, मतलब बाहर की ओर होता है, पेरीफेरी की तरफ होता है पानी फ्लो। क्वेश्चन नंबर 75 आंसर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 76, द सुटेबल लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर अ सिटी विथ रोड्स ऑफ रेक्टेंगुलर पैटर्न इज। यदि रोड का रेक्टेंगुलर पैटर्न है तो उसके लिए हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज करेंगे फ्रेंड, उसके लिए हम कौन सा करते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके लिए कौन सा होता है, ग्रिड आयरन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 76 आंसर क्या होगा, आंसर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 77,
द कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर वाटर सप्लाई पाइप्स विच हैज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग, नॉट इजीली कोरोडेड एंड लॉन्ग लाइफ बट इज हेवी एंड ब्रिटल। तो फ्रेंड्स हेवी और ब्रिटल कौन सा होता है? कास्ट आयरन। ये तो हम पढ़ चुके हैं। जो कास्ट आयरन होता है वो अर्थ की सरफेस पे पाए जाए जो मटेरियल पाया जाता है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग होता, सबसे हेवी होता है कास्ट आयरन। सबसे हेवी मटेरियल कौन सा होगा? कास्ट आयरन। तो यहाँ पर कास्ट आयरन हेवी तो होता है, लेकिन यहाँ पर और भी प्रॉपर्टी दी गई है आपको। स्ट्रॉन्ग भी देखना है। स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? जो आसानी से जंग ना लगे, जिसमें उसकी लाइफ भी ज़्यादा हो, हेवी भी हो और ब्रिटल भी हो। ये सारी प्रॉपर्टी आपको देखना है कौन से मटेरियल में होगी। स्ट्रॉन्ग होता है यहाँ पर। हम जो एक हमारा लास्ट क्वेश्चन था वहाँ पर हमने देखा था स्टील, थोड़ी सी स्ट्रेंथ स्टील की ज़्यादा होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है स्टील और कास्ट आयरन की स्ट्रेंथ में, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, इजीली कोरोडेड, नॉट इजीली कोरोडेड एंड लॉन्ग लाइफ बट इज हेवी एंड ब्रिटल। तो फ्रेंड्स ये कौन सा मटेरियल होगा? कास्ट आयरन। जो हेवी होता है, ब्रिटल भी होगा, लेकिन उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, उसमें आसानी से जंग नहीं लगता है और उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। वैसे स्टील से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन इन कॉपर और रेनफोर्स सीमेंट से ज़्यादा होती है। और ये दूसरी जो प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी हम देखेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कास्ट आयरन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 आंसर बी करेक्ट होगा। जब सभी प्रॉपर्टी को हम देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा? बी करेक्ट होगा, कास्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 78, हार्डी क्रॉस मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की यदि एनालिसिस करना है तो हार्डी क्रॉस मेथड का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे जब हम एनालिसिस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की हार्डी क्रॉस मेथड से। तो हम देख लेते हैं हार्डी क्रॉस मेथड की प्रोसीजर क्या होती है, किस तरीके से हार्डी क्रॉस मेथड से एनालिसिस की जाती है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। प्रोसीजर में पहली जो स्टेप होती है, एज्यूम किया जाता है डायमीटर ऑफ ईच पाइप इन द लूप। जो लूप होगा उसमें प्रत्येक पाइप का डायमीटर एज्यूम करते हैं। और नेक्स्ट हम इसमें जो स्टेप होगी, एज्यूम द फ्लो इन द पाइप सच डेट। जो पाइप में फ्लो हो रहा है उसको इस तरीके से एज्यूम किया जाता है कि सम ऑफ द इनफ्लो का जो सम होगा इज इक्वल टू सम ऑफ द आउटफ्लो एट एनी जंक्शन आर नोड। किसी भी जंक्शन पे या नोड पे इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर होगा, दोनों का सम बराबर होगा। थर्ड स्टेप है कंप्यूट द हेड लॉसेस इन ईच पाइप बाय हेजन-विलियम इक्वेशंस। हेजन-विलियम इक्वेशन से हम प्रत्येक पाइप में क्या करते हैं? हेड लॉस फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, टेकिंग क्लॉकवाइज फ्लो एज पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज एज नेगेटिव। जो क्लॉकवाइज फ्लो होगा उसको पॉजिटिव ले लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे। फाइंड सम ऑफ द रेशियो ऑफ हेड लॉस एंड डिस्चार्ज इन पाइप विदाउट रिगार्ड ऑफ साइन। ये रेशियो निकाला जाता है। फाइंड द करेक्शन फॉर ईच लूप। और लास्ट स्टेप है रिपीट द प्रोसीजर विथ करेक्टेड वैल्यूज ऑफ फ्लो एंड कंटिन्यू टिल द करेक्शन बिकम वेरी स्मॉल। जो हमने यहाँ पर करेक्शन निकाला है तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें रिपीट करना पड़ता है प्रोसीजर। जो प्रोसीजर है 1 से 7 तक, 1 पॉइंट से 6 पॉइंट तक जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को रिपीट किया जाता है। कब तक रिपीट करेंगे? जब तक कि जो करेक्शन है वो कम ना हो जाए, वेरी स्मॉल, बहुत कम हो जाएगा, तब जाके हमारा आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, ये एक ट्रायल मेथड है, इसको बार बार हमें करना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल मेथड है, एक बार में हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते। अपनी किस्मत अच्छी हुई तो एक बार में सॉल्व हो जाता है, नहीं तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स यूज़ करना पड़ता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इस मेथड में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 78 में इन्वॉल्व सक्सेसिव ट्रायल, इसमें सक्सेसिव ट्रायल्स को इन्वॉल्व होता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। क्वेश्चन नंबर 78 में फर्स्ट और थर्ड ये दोनों करेक्ट होंगे, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट होंगे। तो हम देख लेते हैं कौन सा हमारा आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 78 आंसर सी करेक्ट होगा, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, द मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच द डोमेस्टिक सप्लाई इज नेग्लेक्टेड एंड फायर डिमांड इज कंसिडर्ड इज। अब कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसमें कि हम डोमेस्टिक सप्लाई को नेग्लेक्ट कर देते हैं और फायर डिमांड को कंसिडर करते हैं। तो फ्रेंड्स जो सर्कल मेथड होती है एनालिसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, उसमें डोमेस्टिक सप्लाई को नेग्लेक्ट किया जाता है और फायर डिमांड को कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 आंसर ए करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मोस्ट सुटेबल फॉर लॉन्ग एंड नैरो पाइप सिस्टम। यदि पाइप की लेंथ ज़्यादा है
और डायमीटर कम है तो उस पाइप सिस्टम के लिए कौन सी मेथड का यूज़ करते हैं? तो उसके लिए हम करते हैं फ्रेंड्स इक्विवेलेंट मेथड होती है, इक्विवेलेंट पाइप मेथड, उसका यूज़ करते हैं। अब इसको हम देख लेते हैं इक्विवेलेंट पाइप मेथड क्या होगी। इक्विवेलेंट पाइप मेथड, equivalent pipe is a method of reducing a combination of pipes into a simple pipe system for easier analysis of pipe network such as a water distribution system। तो फ्रेंड्स उसकी एनालिसिस को सरल बनाने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम रिड्यूस कर देते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप्स इनटू अ सिंपल पाइप में, सिंपल पाइप सिस्टम में उसको रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट है एन इक्विवेलेंट पाइप इज एन इमेजिनरी पाइप इन विच द हेड लॉस एंड डिस्चार्ज आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट पाइप जो होता है वो क्या होगा, इमेजिनरी पाइप है जिसमें कि हेड लॉस और डिस्चार्ज बराबर होगा। किसके बराबर होगा, हेड लॉस एंड डिस्चार्ज फॉर द रियल पाइप। रियल पाइप में जो डिस्चार्ज और हेड लॉस होगा वो बराबर होगा इक्विवेलेंट पाइप के लिए। और इस मेथड का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, दिस मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर लॉन्ग एंड नैरो पाइप सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 80 आंसर बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर बी इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।